हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये जो हमारी क्लास है, ये रात्रि 8 बजे स्पेशली स्पेशली ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आती है। रात्रि 8 बजे डेली मैं बेहतरीन हिंदी के प्रश्नों का संकलन लेकर आता हूँ, जिसमें रोज़ 37 प्रश्न, बेहतरीन 37 प्रश्न हम लेकर आते हैं। तो आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए, और हिंदी के बेहतरीन प्रश्नों का डेली आप अभ्यास करिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी, क्योंकि मैं क्लास से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट चैनल पर देता हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर, और आज के मॉडल पेपर का पहला प्रश्न। ठीक है सर, चलिए बताइए। बहुत बेहतरीन प्रश्न हैं, आपको जवाब देने हैं। बताइए बताइए लोकोक्ति है, क्या लोकोक्ति है कि दुधारू गाय की 2 लात भली का क्या अर्थ है? दुधारू गाय की 2 लात भली का क्या अर्थ है? बताइए बताइए दुधारू गाय की 2 लात भली, इसका क्या अर्थ है? बताइए। तो इसका अर्थ होगा, जिससे लाभ हो उसकी 2 बातें सहना। भैया, जिससे लाभ हो उसकी 2 बातें सह लो। दुधारू गाय की 2 लात भली, अगर दूध देने वाली गाय है तो उसकी 2 लात भी मारती है तब भी ठीक है, क्योंकि वह दूध देती है। तो इसका मतलब ये हुआ, जिससे लाभ हो उसकी 2 बातें सह लो। ठीक है, चलिए आंसर सही होगा सी। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एक और शानदार प्रश्न, और जवाब दीजिए अगला प्रश्न। उपसर्ग का प्रयोग होता है। सर, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? हमने बताया था, उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आरंभ में और प्रत्यय का प्रयोग शब्द के अंत में होता है। अच्छा, हमने एक बात और बोली थी कि उपसर्ग और प्रत्यय को क्या कहते हैं? ये शब्द नहीं, ये शब्दांश होते हैं। शब्दांश का मतलब है शब्द का एक अंश, एक हिस्सा, एक टुकड़ा। प्रत्यय और उपसर्ग पूर्णतः शब्द नहीं होते, ये शब्दांश होते हैं। और प्रत्यय शब्द के आगे, उपसर्ग शब्द के पीछे जुड़ता है। अच्छा, तो उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? तो ऑप्शन में होना चाहिए आगे, आरंभ में। तो सर, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है आरंभ में, है ना ऑप्शन? शब्द के आदि में। आदि का मतलब होता है आरंभ। आदि का मतलब होता है आरंभ, और आदि का विलोम होता है अंत। आदि का विलोम अंत क्यों होता? क्योंकि आदि का मतलब ही होता है प्रारंभ या आरंभ। तो ऑप्शन सही होगा ए, शब्द के आदि में या शब्द के आरंभ में उपसर्ग जोड़ा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? जो ये शब्द लिखा है ना, मिठास, इसमें कौन सा प्रत्यय प्रयोग में हुआ है? बताइए। सर, मिठास प्रत्यय तो हमेशा शब्द के पीछे लगता है। हाँ, बिल्कुल, प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगता है। बिल्कुल सही बात है। तो इधर होगा पीछे, बिल्कुल है। तो मिठास में सर आस प्रत्यय है, और ऑप्शन डी में जो आस लिखा है ना, यही सही है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न बताइए। हमारा अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है कि बुढ़ापा शब्द है ना, ये बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? बताइए। सर, इसमें भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, या कोई नहीं? कौन सा विकल्प ठीक होगा?
सर बुढ़ापा में तो भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है कि ऐसी सभी वस्तुएं, ऐसी सभी कोई भी दुनिया की चीज जिसे हम छू ना सकें, सिर्फ फील कर सकें, अनुभव कर सकें, वह भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा एक अवस्था है, बुढ़ापे को पकड़ा नहीं जा सकता। बचपन एक अवस्था है, जवानी एक अवस्था है, इनको महसूस किया जाता है, अर्थात ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे चलते हैं और एक और बेहतरीन प्रश्न बताइए। एक और शानदार प्रश्न है कि नमक शब्द का भैया विशेषण बताओ। नमक शब्द का विशेषण बताइए। क्या आप नमक का विशेषण बता पाएंगे? बताइए नमक का विशेषण। सर इसका सही आंसर होगा नमकीन। नमक का विशेषण बनेगा नमकीन। क्या बनेगा? नमकीन। ऑप्शन जो सी में लिखा है वो सही है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए हमारा एक और बेहतरीन प्रश्न है, एक और शानदार प्रश्न बताइए। निम्न में से कौन सा शब्द है जो हमेशा पुल्लिंग में रहता है? हमेशा नहीं, वो कह रहा है कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है, बताइए। कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? सर हमने आपको बताया है कि यदि स्त्रीलिंग पुल्लिंग को पता करना है ना, यदि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को ढूंढना है ना, तो एक ट्रिक याद रखो। क्या ट्रिक याद रखो? कि उस शब्द से पहले मेरा और मेरी लगा दो। क्या लगा दो? मेरा और मेरी। किस शब्द से पहले? जिसमें आपको पुल्लिंग स्त्रीलिंग ढूंढना है, उस शब्द में मेरा और मेरी लगाओ। अच्छा, मेरा अगर फिट बैठ जाए, मेरा उसके साथ अच्छा लगे बोलने में, तो होगा पुल्लिंग। यदि मेरी उसके साथ फिट बैठे तो कौन होगा? सर स्त्रीलिंग। अच्छा तो पुल्लिंग पूछा है, करो चेक। आशा ये शब्द है, बताओ स्त्रीलिंग की पुल्लिंग। सर मेरी आशा की मेरा आशा, चेक करो। सर मेरी आशा और मेरी फिट बैठा तो कौन सा शब्द? स्त्रीलिंग। पूछा क्या गया? पुल्लिंग। तो हमारा आशा नहीं होगा आंसर। ठीक है। सेना में बताओ, मेरी सेना की मेरा सेना। सर मेरी सेना, सर ये भी स्त्रीलिंग है। मेरी क्षमा की मेरा क्षमा। मेरी क्षमा, मेरी क्षमा, मेरा क्षमा नहीं, मेरी क्षमा होगा, ये भी स्त्रीलिंग है। सर ये जो विकल्प सी में लिखा है मेरा कष्ट, मेरी कष्ट की मेरा कष्ट, मेरा कष्ट, सर ये कष्ट शब्द पुल्लिंग है। आंसर सही होगा सी। कष्ट क्या है? सर ये पुल्लिंग शब्द है। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बताइए। बताइए नदी शब्द का बहुवचन है। जो नदी लिखा है ना, इसका बहुवचन बताइए। नदी का बहुवचन क्या होगा? सर नदी का बहुवचन होगा नदियां। बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन सी में लिखा है ये नदी का बहुवचन है। क्या है? नदी का बहुवचन है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बताइए। पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी की कौन सी बोली है? सर पूर्वी हिंदी से 3 बोलियां निकलती हैं। कौन कौन सी? ए, बी, सी। मतलब ये ट्रिक है। ए से पूर्वी से निकलती है अवधी, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये 3 बोलियां पूर्वी हिंदी से निकलती हैं। तो अर्थात इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला, बघेली पूर्वी हिंदी से निकली हुई बोली है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए। बहुत शानदार प्रश्न है, आप इनको पढ़िए। एक एक प्रश्न को बड़े सावधानी से पढ़िए। एक एक प्रश्न को बड़े आराम से देखिए। जब अभ्यास करा करिए ना,
तो बड़े प्यार से, बड़े सावधानी पूर्वक एक एक गलती को, एक एक बात को, एक एक बारीकी को सीख कर चलेंगे। बताओ, संतोष से बढ़कर सुख नहीं है, संतोष से बढ़कर सुख नहीं, कौन सा वाक्य है? बताओ, कौन सा वाक्य है? तो जहां एक विधेय और एक, क्या एक कर्ता और एक विधेय हो? बताओ, जहां वो एक उद्देश्य एक विधेय हो, कौन सा वाक्य है? सर ये तो सरल वाक्य होगा, ऑप्शन बी। ये कौन सा वाक्य है? सर ये सरल वाक्य है। एक ही वाक्य है, संतोष से बढ़कर सुख नहीं, तो ये एक ही वाक्य है पूरा। और जब एक सरल वाक्य है, कौन सा? सरल। यहाँ दो वाक्य होते स्वतंत्र रूप से तो संयुक्त हो जाता, यहाँ दो वाक्य होते और एक वाक्य दूसरे पर निर्भर होता, आश्रित होता, तो मिश्र वाक्य हो जाता। ऐसा कुछ है नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं दिख रही, तो ये कौन सा वाक्य है? सर ये तो सरल वाक्य है। कौन सा है? सरल वाक्य। बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलिए, बताइए। हमारा अगला प्रश्न है कि वाक्य की पूर्णता को प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? सर ये क्या मतलब है? वाक्य की पूर्णता को प्रकट करने के लिए? हाँ, जब कोई हमने वाक्य लिखा है और वाक्य वो कंप्लीट हो जाए, हिंदी का कोई वाक्य लिखा है और वाक्य कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद कौन सा चिन्ह लगाते हैं? मतलब बता रहे, जैसे हमने लिखा राम, राम क्रिकेट खेलता है। क्या करता है सर? राम क्रिकेट खेलता है। सर हमने पूरा वाक्य लिख दिया, वाक्य वाक्य पूरा हो गया। हाँ, अब पीछे इसके बाद ये लगाते हैं, वाक्य खत्म हुआ, उसके बाद ऐसा डंडा खींचते हैं, तो वाक्य की पूर्णता के बाद जो ये लगा है, ये क्या कहलाएगा? सर इसको तो पूर्ण विराम कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, सबका सही होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? सर ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया। चलिए आगे, आगे बताइए। एक और बढ़िया प्रश्न है, एक और शानदार प्रश्न है, एक और जवाब होना चाहिए कि निम्न में सर्वनाम शब्द कौन है? सर्वनाम बताइए, ढूंढिए सर्वनाम कि कौन सा शब्द सर्वनाम है। बताइए, कौन सा शब्द सर्वनाम है? सर सफाई सर्वनाम है क्या? कौन सर्वनाम है? नींद सर्वनाम है? रोग सर्वनाम है? सर कौन सा इन चार में सर्वनाम है? सर जो ऑप्शन बी में लिखा है ना कौन, ये सर्वनाम है। और कौन सा सर्वनाम है अगर पूछा जाए तो कौन में प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन, कब, क्यों, कैसे, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, हमारा एक और प्रश्न है, बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत आराम से जवाब देंगे, कोशिश करो कि गलती ना हो। ठीक है, पढ़िए वाक्य, राम सीता से सुंदर हैं। वाक्य क्या है? राम सीता से सुंदर हैं। इस वाक्य में कौन सा कारक है? बताओ, राम सीता से सुंदर हैं, वाक्य में कौन सा कारक है? बताइए। सर वाक्य में कारक पता है कौन सा है? देखो, कैसे पता करेंगे? तो हमने आपको बताया है, फिर सुन लो। सुंदर, तुलना की जा रही है। एक वस्तु या व्यक्ति एक दूसरे से अलग दिखाया जाए तो वहां अपादान है। तो राम सीता से सुंदर है, राम सीता से अलग हैं। जहां पर सुंदरता, जहां पर किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति वस्तु से की जाए, वहां अपादान कारक होता है। अपादान होता है ना। राम सीता से सुंदर हैं, तो सीता अलग हुई, राम अलग हुए, तो अलग होने का भाव आता है जहां तुलना होती है। जैसे मैं कहूं, जैसे जहां तुलना हो वहां अपादान। सर और अपादान कहाँ आता? जहां डर हो, डर, डर। जैसे मैं कहूं कि बिल्ली शेर से डरती है, बिल्ली कुत्ते से डरती है। सर यहाँ कौन सा कारक है? यहाँ अपादान कारक है। क्यों?
क्योंकि बिल्ली डर की वजह से अलग हुई शेर से। इस से का मतलब है अलग होना, तो वहाँ अपादान है। तो ध्यान रखना, ये जो तुलना वाले शब्द हैं, ये जो डर है, ये जो डर या तुलना वाले शब्दों में हमेशा अपादान कारक होता है। कौन सा आंसर सही है? सर अब तो समझ आया, आंसर सी सही है, अपादान कारक। ठीक है, जब कोई वस्तु किसी से अलग हो। अब हमने तो ऐसे पढ़ा कि बिल्ली छत से कूदी, इसमें अपादान, ये तो सब जानते हैं, छत से बिल्ली अलग हुई। लेकिन ये वाले सेंटेंस कम पढ़ाए जाते हैं ना, कि वह है उससे सुंदर है। जैसे मैं कहूँ राम श्याम से होशियार है, कौन सा कारक है? सर राम श्याम से होशियार है, तो राम श्याम से अलग है, अलग होने का भाव हो रहा है, अर्थात अपादान कारक है। तो यहाँ पर तुलना हो रही है, और जब किसी की तुलना हो तो वहाँ कौन सा कारक है? अपादान कारक। तो बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। चलिए, निम्न में कौन पार्श्विक ध्वनि है? पार्श्विक ध्वनि कौन है? सबको पता है, वर्णमाला पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है मैं पढ़ाऊंगा। जुड़े रहिए 9 बजे। चलिए, पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? ला। जो ऑप्शन वी में लिखा है ना ला, ये पार्श्विक ध्वनि है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। बताइए, एक और वर्णमाला से प्रश्न है और एक और शानदार जवाब। बताइए, निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? बताइए, पढ़े होंगे ना अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण बताइए, तो अल्प प्राण कौन होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और जो पांचवा अक्षर है, ये अल्प प्राण है। अच्छा, तो ढूंढो, इसमें कोई पहला है? का खा नहीं है पहला। क्या खा तीसरा है? नहीं है तीसरा। क्या खा पांचवा है? ना तो खा पहला है, ना तीसरा, ना पांचवा। ठीक है, इस पे आओ। सर गा, का खा गा, सर ये तीसरा वर्ड है, या पहला या तीसरा या पांचवा, तो यही हुआ अल्प प्राण। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन वी में जो है ये अल्प प्राण वर्ड है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे बताइए, हमारा एक और प्रश्न है, एक और प्रश्न है और आपका जवाब आना चाहिए। बोलिए, जल्दी से जवाब दीजिए। कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? कौन सा शब्द तद्भव है? जवाब आना चाहिए। सर कौन सा है? सर छिलका शब्द तद्भव है। तो अगर छिलका तद्भव है तो इसका तत्सम क्या होगा? बताओ फिर। अगर छिलका, छिलका तद्भव है तो इसका तत्सम बताओ फिर। बोलिए, छिलका का तत्सम क्या होगा? कोई बताए। छिलका का तत्सम, जल्दी से जवाब आए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं जवाब का। जल्दी से जवाब दीजिए। तो छिलका का तत्सम जानते हो क्या होता है? क्या आप बताओगे? बताइए। सर छिलका का तत्सम होता है सकल। हाँ, छिलका का सकल होता है तत्सम, सकल। अच्छा, छिलका का तत्सम सकल होता, हाँ कहीं नोट डाउन कर लेना, ये अलग सा लगता है और यही होता है सकल, ऐसे लिखा जाएगा छिलका का सकल। ठीक है, छिद्र का तद्भव क्या होता? सर छिद्र तो तत्सम है, बाकी ये तीनों तत्सम है। हाँ बिल्कुल तत्सम है। तो आप बताओ छिद्र का तद्भव क्या होगा? तो छिद्र का होता है छेद। ठीक है, यदा का होता है जब, और जटा का तद्भव होता है जड़। जटा का तद्भव होगा जड़, यदा का जब, और छिद्र का छेद। और छिलका का तत्सम क्या है? सकल, सकल। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे जवाब दीजिए, फिर से मैं आपका वेट करूंगा। आप जवाब दीजिए। श्याम तेज दौड़ता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? बताइए, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है?
सर क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताए वह क्रिया विशेषण है। अच्छा, तो क्रिया विशेषण कहाँ आएगा? क्रिया से पहले। तो इसमें क्रिया ढूंढो पहले। क्रिया कौन है? दौड़ना। तो दौड़ना की विशेषता कौन बता रहा है? तेज। वह कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तेज उसकी विशेषता है। अर्थात जो क्रिया की विशेषता बताए वह क्रिया विशेषण है। तो तेज क्या है? सर तेज तो क्रिया विशेषण है। ऑप्शन सही होगा ए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे चलिए। हमारा अगला प्रश्न है, बताइए, एक और बेहतरीन प्रश्न। बताइए, जो क्रिया अभी भी हो रही है उसे क्या कहते हैं? बताओ, जो क्रिया अभी भी हो रही है। सर उसे तो अंग्रेजी में प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। हाँ, लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं? जो क्रिया अभी भी हो रही है, जैसे मोहन जा रहा है, वह पढ़ रहा है, श्याम क्रिकेट खेल रहा है, राधा गीत गा रही है, ये क्रियाएं हो रही हैं ना। हाँ, तो ये कौन सा हिंदी में काल कौन सा होगा? सर ये तो अपूर्ण वर्तमान है। कौन सा काल है? अपूर्ण वर्तमान। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़िए। बताइए, बताइए, पुरुष, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पुरुषवाची सर्वनाम के विषय में दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पुरुषवाची सर्वनाम दिया गया है और उनसे संबंधित कौन सी बात गलत लिखी है वो बतानी है। तो बताओ, मैं बड़ा कर दूं। पुरुषवाची सर्वनाम लिखा है यह, तो यह के साथ ने का प्रयोग संभव नहीं है। क्या ये बात सही है? यह के साथ ने का प्रयोग नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। कैसे? क्या मैं यह कभी लिख सकता हूँ यह ने मारा है, यह ने मारा है, यह ने किताब दे दो? क्या ऐसे बोलेंगे? यह बोलेंगे यह किताब दे दो, यह घर है, ऐसे बोलेंगे। यह के साथ ने नहीं आ सकता। ये बात तो सही है। और पूछी गई कौन सी सही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो। संबंध कारक में क्या कह रहा है? संबंध कारक में मैं का सही रूप मेरे को होता है। बताओ, क्या आप कभी ऐसे लिखोगे मेरे को किताब चाहिए? सर बोलने को बहुत लोग बोलते हैं, मेरे को वहां जाना है, वहां जाना है। व्याकरण कहती है गलत है। मेरे को सर्वनाम में नहीं होता, को के साथ हमेशा मुझको आता है। मुझ, मेरा नहीं आएगा, मुझ आएगा। मुझको क्या आएगा? मुझको। तो क्या संबंध कारक में मैं का सही रूप मेरे को होता है? क्या ये होता? नहीं सर, ये गलत है और गलत ही पूछा है, इसलिए बी वाला आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा? बी वाला। और भी ऑप्शन चेक कर लो, और भी ऑप्शन चेक कर लो। वह का प्रयोग पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में हो सकता है। बिल्कुल सही है, हो सकता है। जैसे मैंने लिखा वह जाता है, हमने क्या लिखा? वह जाता है, तो इस वह का प्रयोग पुल्लिंग में हो गया। मैं लिखता वह जाती है, तो वह का प्रयोग स्त्रीलिंग में हो गया। तो सही बात तो है, वह का प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में हो सकता है। ठीक है सर, ये भी सही है। आंसर तो मिल गया ना आपको, बी। ठीक है, इसे भी चेक कर लो। हमें उत्तम पुरुष कर्म कारक का बहुवचन रूप है। जो हमें है ये उत्तम पुरुष का है। बिल्कुल सही है। पुरुषवाचक सर्वनाम का एक होता है उत्तम पुरुष, उसमें होता है मैं और हम और हमें। कर्म कारक का बहुवचन रूप है, बिल्कुल है। जैसे मैं कहूं हमको घर जाना है, तो ये कर्म कारक का बहुवचन रूप है। ठीक है, आगे बढ़िए। हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, तो हमारा ये भी सही है। तो सर गलत कौन सा था? बताइए, गलत कौन सा था? तो हमने कहा कौन सा वाला गलत था? सर ये वाला गलत था। मैं का सही रूप मेरे को नहीं होता, मुझको होता है। ऑप्शन बी सही है। बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न था, बहुत अच्छे लेवल का। और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए तैयार रहा करिए। बताइए, एक और प्रश्न है, एक और प्रश्न है। बताइए,
निम्न में किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? सर इसमें है विसर्ग संधि। मन स्ताप में है, क्या होती है? मन धन, मना धन ताप, मन स्ताप, विसर्ग संधि। अच्छा, पयोधि, पयोद मीन्स भी होता है पयोद, पयोद पय धन विसर्ग धी, पयोध। अच्छा, इसका भी होता है, हाँ, पयोद ऐसे होता है दा, पयोद। पयोद मीन्स होता है क्या? पयोद मीन्स होते हैं बादल। और अगर लिखा हो पयोधि, पयोधि धा धनुष बना हो छोटी की मात्रा तो पयोधि मीन्स होता है समुद्र, और बाद में दा बना है तो पयोद मीन्स होता है बादल। ठीक है, तो सर पयोद मीन्स भी विसर्ग है, मनस्ताप में भी विसर्ग है। अच्छा, आगे चलो, आगे चलो। कौन से में विसर्ग नहीं है ये पूछ रहा है? तो सर इसमें विसर्ग नहीं। मनोकूल में मना धन अनुकूल ऐसे होगा, मना धन अनुकूल। सर इसमें भी विसर्ग संधि है। कौन सी है? विसर्ग संधि। इसमें कौन सी संधि है? इसमें विसर्ग संधि है। सर अनुस्वार में नहीं है। अनुस्वार में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। यही जवाब होगा सी, अनुस्वार में व्यंजन संधि है। मैं संधियां पढ़ाऊंगा तो वहां सिखाऊंगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। अनुस्वार में विसर्ग है, सॉरी व्यंजन संधि है अनुस्वार में। कौन सी है? व्यंजन संधि। सही जवाब, जवाब होगा सी। चलिए आगे बढ़िए। हमारा अगला प्रश्न है, जो कठिनता से और देर में पचे हुए के लिए, जो कठिनता से और देर में पचे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द होगा? तो कौन सा शब्द है जो कठिनता से और पचे को देर में पचाए? जिसका भोजन बड़ी मुश्किल से पचे, देर से पचे, तो सर उसे कहते हैं गरिष्ठ, उसे कहते हैं गरिष्ठ। जो कठिनता से और देर में पचे के लिए, है ना, जो कठिनता बड़ी मुश्किल से जो खाना पचे, कहने का तात्पर्य है गरिष्ठ कहते हैं। चलिए आगे बढ़ जाइए। हमारा अगला प्रश्न है, बताइए, बहुत शानदार है। अभिज्ञ का विलोम शब्द बताइए। अभिज्ञ का विलोम शब्द बताइए। अभिज्ञ का विलोम शब्द बताइए। सर अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या है? सर अभिज्ञ का होता है अनभिज्ञ। अभिज्ञ मीन्स होता है ज्ञाता, जानने वाला। अनभिज्ञ मीन्स होता है जिसे कुछ पता ना हो। अभिज्ञ का विलोम होगा अनभिज्ञ। अच्छा, अगर मैं कहूं अज्ञ का विलोम क्या है? अगर मैं कहूं अज्ञ का विलोम क्या है, तो अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ। अज्ञ का विलोम क्या होता है? विज्ञ होता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ जाइए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द है। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द है। तो बताओ मुनि, सॉरी समानार्थी नहीं है। दिए गए शब्द का समानार्थी नहीं है। सर मुनि का समानार्थी कौन सा नहीं है? सर मुनि मीन्स होता है तापस, बिल्कुल। मुनि मीन्स भिक्षु, बिल्कुल। मुनि मीन्स अवधूत, लेकिन मुनि मीन्स पयोद नहीं होता। अभी अभी बताया था, मुनि मीन्स होता है, सॉरी पयोद मीन्स होता है, क्या होता है? बादल। क्या होता है? बादल। तो पयोद नहीं होगा, आंसर सही होगा वी। बहुत बढ़िया। चलिए आगे। चलिए हमारा अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? मुहावरा बताइए। मुहावरा बताइए, क्या है मुहावरा? अब मैं जूम कर दूं, थोड़ा सा आपको सभी विकल्प दिखें। बताइए, जो गुड़ खाए वही कान छिदवावे। मुहावरे का अर्थ बताओ। बताइए, जो गुड़ खाए वही कान छिदवावे, मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए, अगर आपको पता है तो बताइए।
कौन सा विकल्प सही होगा? सर ये होता है, क्या होता है, जो आनंद लेता है वही परिश्रम करता है। ऑप्शन वी सही होगा, जो आनंद लेता है वही परिश्रम करता है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे, हमारा अगला प्रश्न है, तीन बेर खाती थीं वे तीन बेर खाती हैं, में अलंकार कौन सा है? बताइए। तीन बेर खाती थीं सो तीन बेर खाती हैं, में अलंकार कौन सा है? बताइए। तो तीन बेर खाती थीं, जब एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, उसके अर्थ अलग अलग हों, तो कौन सा अलंकार होगा? सर यमक अलंकार होगा। कैसे सर? तीन बेर, एक बेर का अर्थ है एक बार, एक बेर का अर्थ क्या है? बेर। जो बेरी वाले बेर हैं उनका बेर, तीन बेर खाती थी, और एक बेर मीन्स है समय, है ना? तो तीन बेर बेरी के तीन समय खाती थी, तो तीन बेर खाती थी सो तीन बेर खाती हैं। एक बेर का अर्थ है बेरी वाले बेर, एक बेर मीन्स होता है समय, कहते हैं ना बेर बेर खात हो, बार बार, तो उसे बेर बोलते थे तद्भव भाषा में। ठीक है, तो कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, अनेकार्थी से है, अरुण शब्द का अनेकार्थी बताइए। बताइए भैया, अरुण का अनेकार्थी क्या होगा? सर अरुण का होता है अनेकार्थी, क्या होता है? प्रातःकालीन, सूर्य और सिंदूर, ये सभी अरुण के अनेकार्थी शब्द हैं। प्रातःकालीन, सूर्य और सिंदूर। चलिए बहुत शानदार, एक और बेहतरीन प्रश्न, जवाब दीजिए। बताइए, शब्द युग्म बताना है। बताओ, यदा और कदा के सही अर्थ का युग्म बताओ। यदा मीन्स क्या होता है और कदा मीन्स क्या होता है? बताओ, जल्दी से जवाब दीजिए। यदा और कदा। सर यदा मीन्स होता है जब, ठीक है, और कदा मीन्स होता है कब। यदा मीन्स जब और कदा मीन्स कब, अतः विकल्प सही होगा सी। कौन सा विकल्प सही है? सी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बताइए, प्रश्न पढ़िए और बताइए कि विशेषण और विशेष के योग में कौन सा समास है? ऐसा कौन सा समास है जो विशेषण और विशेष से बनता है? उस समास को क्या कहते हैं? जल्दी से जवाब दीजिए। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? सर ये जो बनता है ना, ये कर्मधार समास बनता है। कौन सा बनता है? कर्मधार। अच्छा, तो बताओ दिगु की परिभाषा क्या है? एक पद संख्यावाची विशेषण हो तो वह दिगु समास है। दोनों पद प्रदान हो तो वह द्वंद्व समास। जिसमें कारक चिन्ह हो वह तत्पुरुष समास है। चलिए, क्या है सर? 41 से 45 गद्यांश दिए गए हैं, हम गद्यांश पढ़ेंगे, फिर गद्यांश के बाद और 5 प्रश्न, अभी टोटल 10 प्रश्न और हमारे बचे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं गद्यांश पढ़ता हूँ, आपको बस ध्यानपूर्वक सुनना है, मन लगा के और ध्यान से सुनिए। मैं पढ़ता हूँ गद्यांश। देखिए, शिक्षा चाहती है, क्या चाहती है शिक्षा? कि उसको अपने समाज से, शिक्षा क्या चाहती है? कि उसको अपने समाज से जोड़ा जाए, लोगों से जोड़ा जाए, और हर विद्यार्थी को ऐसी लोकोन्मुख दृष्टि दी जाए कि सर्वोदय, फिर आगे देखो, बस धैर्य रखिए, मैं पूरा गद्यांश सभी पढ़ के सुनाता हूँ। सर्वोदय को अपना धर्म कर्म मानने लगे। दरअसल यह समझना जरूरी है कि शिक्षा को शिक्षित करने का सबसे बड़ा स्थान समाज ही है। समाज की करुण कथाएं और
समाज में गरीब से गरीब का अर्थशास्त्र शिक्षा को शिक्षित करने में समर्थ है। अच्छा, आगे बढ़ो, आगे बढ़ जाओ। शिक्षा के लिए तथ्य और तत्व दोनों ढूंढने का सही स्थान समाज ही है। समाज में रहने वाले विलक्षण प्रतिभाशाली लोगों से पृथक कोई भी शैक्षिक व्यवस्था अपने मन को संपन्न नहीं बना सकती। समाज के विश्लेषण से ही सच्ची शिक्षा संपन्न हो सकती है, संपन्न हो सकती है। इस तरह से शिक्षा अपने को सींचने का दाना पानी समाज से ले सकती है और समाज को कुछ वापस कर सकती है। ऐसी लोक उपयोगी शिक्षा समाज को और फिर राष्ट्र को ओजस्वी और तेजस्वी बनाने में सफल होगी। अच्छा, आगे देखो, गद्यांश समाप्त हुआ। प्रश्न देखिए, बताइए शिक्षा की सर्वोच्च अभिलाषा क्या है? जल्दी से आप जवाब दीजिए, शिक्षा की सर्वोच्च अभिलाषा क्या है? शिक्षा की सर्वोच्च अभिलाषा है छात्र को आत्मनिर्भर बनाया। शिक्षा की क्या अभिलाषा है? कि वो छात्र को आत्मनिर्भर बनाए। अच्छा, आगे देखो, अगला पढ़ो, अगला क्वेश्चन 142 नंबर में। मैं जूम कर दूं इसको, अब ठीक है। बताइए लोकोन्मुख दृष्टि का क्या आशय है? लोकोन्मुख जो लिखा था ना, इसका क्या मतलब है? सर इसका मतलब है लोकादर्शों से परे कार्य करने का भाव। लोकादर्शों से परे कार्य करने का भाव। ठीक है, आंसर सही होगा डी। बहुत बढ़िया, आगे चलिए और हमारा अगला प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है। बताइए बताइए, मैं थोड़ा इसे जूम कम कर दूं ताकि विकल्प दिखें। ठीक है, अब दिख रहे होंगे ना विकल्प? अब दिख रहे होंगे, अब ठीक है। बताइए गरीब के परिवार का अर्थशास्त्र शिक्षा को शिक्षित करने में कैसे समर्थ हो सकता है? तो गरीब का अर्थशास्त्र शिक्षा को शिक्षित करने में कैसे समर्थ हो सकता है? जल्दी से बताइए। सर गरीब परिवार को आर्थिक मदद करने से, गरीब परिवार को आर्थिक मदद करने से। कैसे? गरीब परिवार को आर्थिक मदद करने से ये क्या होगा? गरीब परिवार शिक्षा को शिक्षित करेगा। गरीब परिवार का जो अर्थशास्त्र है वो शिक्षा को शिक्षित करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। थोड़ा सा कठिन है, कठिन क्वेश्चन है। आप दोबारा से वीडियो देख लेना, गद्यांश को पीछे दोबारा से देख लेना, अगर नहीं आया है समझ तो। जिनको नहीं आया, सबको तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना आए समझ। राष्ट्र को तेजस्वी कैसे बनाया जा सकता है? जल्दी से जवाब दीजिए, राष्ट्र को तेजस्वी कैसे बनाया जा सकता? सर जल्दी से बताओ। तो समाज में व्याप्त बुराइयों के निराकरण से, समाज में जो बुराइयां हैं उन्हें दूर करके राष्ट्र को तेजस्वी बनाया जा सकता है। राष्ट्र को कैसा? तेजस्वी। बहुत बढ़िया। इसी इसी से प्रश्न है, इसी गद्यांश में एक शब्द था लोकोन्मुख। इस शब्द में कौन सी संधि है? बताओ, लोकोन्मुख में कौन सी संधि है? क्या आप बता पाएंगे? लोकोन्मुख में कौन सी संधि है? सर लोकोन्मुख में गुण स्वर संधि है। कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि। बताइए, अगला प्रश्न है, दो टूक कलेजे के करता, दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर। अच्छा लाइन है, दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, पंक्तियों में कौन सा रस है? तो सर इसमें किसकी बात, ये बहुत ही इमोशनल हो गया है, ये भावुक हो गया है। तो कौन सा रस है? सर ये करुण रस है। कौन सा रस है? करुण रस है। दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, कौन सा रस है? करुण रस है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? सर करुण का स्थायी भाव होता है शोक। हास्य का स्थायी भाव क्या है? हास्य। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। वात्सल्य का वात्सल्य होता है। चलिए आगे बढ़िए। अब गद्यांश से प्रश्न समाप्त हुए, अब अपना बताइए, अलग से प्रश्न है।
बताइए, रमेश चंद्र साहा को विनायक रचना के लिए 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचना की विधा क्या है? ये विनायक रचना जो है ना, ये क्या है? सर ये कविता है, उपन्यास है, कहानी है, जीवनी है? सर यह एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। तो एक दो प्रश्न रचनाओं से आते हैं, आपको ध्यान रखने हैं। बताओ, उसने कहा था, कहानी के लेखक कौन है? ये कहानी है, उसने कहा था, ये कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था, कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और उर्वशी के लेखक कौन है? सर दोनों ने लिखी है, जयशंकर प्रसाद भी हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, उर्वशी के लेखक हैं। और आज का आखिरी प्रश्न, जवाब आपका शानदार होना चाहिए। बताइए, जयद्रथ वध किसकी रचना है? मैं 2 सेकंड रुक रहा हूं, जल्दी से बताइए, जयद्रथ वध किसकी रचना है? सबका कमेंट में आंसर आना चाहिए। जयद्रथ वध किसकी रचना है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। तो जयद्रथ वध किसकी है? सर जयद्रथ वध तो किसकी है? ठीक है, जयद्रथ वध ये मैथिली शरण गुप्त की है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप बताइए, आज का हमारा सेशन कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए। और ये भी बताइए कि 37 में से कितने प्रश्न सही हुए, जवाब दीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े वो जुड़ सकते हैं। आमोद सर हिंदी हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, आमोद सर हिंदी, आप वहाँ जुड़ जाइए। तो आज की हमारा जो सेशन है आज का वो समाप्त हुआ। कल फिर से एक बार मिलते हैं बेहतरीन तरीके से, इसी समय नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।